हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 की, इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, इंडिया जो कि क्या है, भारत ही है। तो ये दोनों नाम जो हैं हमारे ही हैं। ठीक है, तो आइए देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है, अ सीन फ्रॉम रूरल एरिया अबाउट 2300 ईयर्स एगो, नॉर्थ गेट ऑफ द ग्रेट सांची स्तूप। तो ये जो सांची स्तूप है उसका नॉर्थ गेट है ये, ठीक है, और उसका फोटो है। और आप यहाँ पर देखिए कितनी शानदार नक्काशी की गई है, हाथी बनाए गए हैं और उस समय का जो जीवन था उसके सारे पहलू दिखाने की कोशिश की गई है, अलग अलग पहलू, ठीक है, हमारी लाइफ के। यहाँ पर देखिए द बिग क्वेश्चन जो हम इस चैप्टर से सीखने वाले हैं, हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, हम इंडिया को कैसे डिफाइन करते हैं। वट वर द एंशियंट नेम्स फॉर इंडिया, और भारत के लिए पहले कौन कौन से नामों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शानदार सा मैप, ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप। ठीक है, देखिए सब कॉन्टिनेंट अब क्यों कहा जाता है, वर्तमान में जो सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो देश है वो भारत है, और साथ में कुछ अन्य देश भी हैं जो कि उसके पड़ोसी देश हैं। और ये जो पड़ोसी देश हैं वो ज़्यादातर अब बने हैं, ठीक है, जब भारत का विभाजन हुआ उसके बाद के देश हैं, ठीक है। नहीं तो पहले सारे देश, जैसे कि बांग्लादेश आप पढ़ेंगे या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब भारतीय उपमहाद्वीप में भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। तो अब यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है हिमालय, हिंदू कुश, और यहाँ पर आपको कुछ नदियाँ दिख रही हैं, ठीक है। इन नदियों को एक बार ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आगे इनके बारे में भी बात होगी। तो यहाँ पर है सबसे पहले इंडस रिवर, फिर है झेलम, फिर है चेनाब, फिर है राबी, फिर है ब्यास, फिर है सतलज, फिर है सरस्वती। ठीक है, यहाँ पर है गंगा, यमुना, चंबल, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और यहाँ पर आपको दिखेगी महानदी, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पर है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, जो कि हम पहले ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं। तो अब चलिए मेन आगे क्या है। Today, the India we know is a modern nation with defined borders, defined state and a known population. देखिए आज जो हम भारत को देख रहे हैं वो एक मॉडर्न नेशन है, एक क्या है, राष्ट्र है, नया राष्ट्र। कैसे? विद डिफाइंड बॉर्डर, जिसमें आपको क्या दिखेंगे, फिक्स बॉर्डर दिखेंगे, ठीक है। डिफाइंड स्टेट, आपको अब पूरी भारत की बाउंड्री दिख जाती है कि भारत के लेफ्ट में या ईस्ट में कौन सा देश है, वेस्ट में कौन सा देश है, तो पर्टिकुलर बाउंड्री जो आप अपने मैप से देख सकते हैं। डिफाइंड स्टेट है, ठीक है, हमारे यहाँ कितने स्टेट हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड अ नोन पॉपुलेशन, और भारत की जनसंख्या वो भी आपको पता है। हाउएवर इट वाज वेरी डिफरेंट 500 ईयर्स एगो, 2000 ईयर्स एगो, और इवन 5000 ईयर्स एगो। लेकिन आज से 500 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले ये स्थिति बहुत ही अलग थी। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी ऑफन कॉल द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं, हैज़ हैड मैनी डिफरेंट नेम्स, ठीक है, इसके बहुत सारे क्या थे, नाम थे, एंड शिफ्टिंग बाउंड्रीज। अब यहाँ पर एक वर्ड देखिए आप, यहाँ कहा जा रहा है शिफ्टिंग बाउंड्रीज, कि जो बाउंड्री है वो बदलती रहती थी। तो बदलते रहने का मतलब क्या है कि देखिए कोई राजा आता है युद्ध करने और उसके साथ दूसरा राजा युद्ध करता है। तो जब ये बाहर से आने वाला राजा किसी हिस्से को कब्जा लेगा तो फिर देशों की जो बाउंड्रियां हैं वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, क्योंकि वो उसके कब्जे में चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके जो बाउंड्रियां होती थी वो चेंज होती रहती थी। वी कैन लर्न अबाउट इंडियाज पास्ट एंड एवोल्यूशन फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो हम भारत के पास्ट के बारे में और कैसे कैसे चीज़ें जो हैं चेंज होती गई उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कंसीडर द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर की शुरुआत में हमने फिजिकल मैप देखा था भारत का, ठीक है। वट आर इट्स नेचुरल बाउंड्री दैट यू कैन मेक आउट, तो उसकी प्राकृतिक सीमाएं कौन कौन सी होंगी, ठीक है, वो आपको बतानी है, क्या आप बना सकते हैं उसको। इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज बीन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स बोथ बाय इट्स इनहेबिटेंट एंड बाय विजिटर फ्रॉम आउटसाइड। इनहेबिटेंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए, पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, जो लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस से आते हैं या पर्टिकुलर स्थान पर रहते हैं उनको कहा जाता है इनहेबिटेंट। जैसे हम भारतीय हैं, हम भारत में रहते हैं,
ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। जैसे कोई ईरान का व्यक्ति है, वो ईरान में रहता है, कोई पाकिस्तान का व्यक्ति है, वो वहाँ पर रहता है, तो वो वहाँ के क्या कहलाते हैं? इनहैबिटेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भारत का जो नाम है, हिस्ट्री में बहुत सारे नाम दिए गए हैं भारत को, जो यहाँ के लोगों ने भी दिए गए हैं और बाहर से आने वाले लोगों ने भी दिए हैं। दीज नेम्स कम टू अस फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट। देखिए, हमें ये नाम कहाँ कहाँ से पता चलते हैं? एंशियंट जो टेक्स्ट है हमारे, जो प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं, उनमें जो लिखा है। अकाउंट ऑफ ट्रेवलर्स, जो ट्रेवलर्स यहाँ बाहर से आते हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, जो जो हमारे, एंड इंस्क्रिप्शन, और जो इंस्क्रिप्शंस हैं अलग अलग, जैसे आपने अशोक के पढ़े होंगे और अन्य राजाओं के भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो उन पर भी क्या क्या लिखा हुआ है, वहां से भी हमें भारत के अनेक नाम पता चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हाउ इंडियंस नेम इंडिया। द ऋग्वेद इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट। तो भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वो माना जाता है ऋग्वेद को। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, 4 वेद होते हैं, तो उसमें जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। एज वी विल सी इन चैप्टर 7, जो हम चैप्टर 7 में देखने वाले हैं, इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। ये हजारों साल पुराना है। ठीक है, इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त सिंधव। और जो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है, उसको क्या कहा जाता है ऋग्वेद में? सप्त सिंधव। और अभी आप इसका मतलब समझेंगे। दैट इज द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। सप्त का मतलब क्या होता है? 7। सप्त का मतलब है 7। द वर्ड सिंधव कम्स फ्रॉम सिंधु, और सिंधु नदी से कौन सा नाम आया है? सिंधव। ठीक है, विच रेफर्स टू द इंडस रिवर। और ये जो हम कह रहे हैं ना सिंधव, ये नाम जो सिंधु नदी से आया है, सिंधु कौन है? इंडस। इंडस नदी को ही सिंधु नदी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको ये बताई थी ना सारी नदियां, तो ये जो इंडस है, इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? सिंधु। और ऋग्वेद में इस इलाके को क्या कहा गया? सप्त सिंधव। मतलब 7 नदियों का क्या है? एक तरीके से ग्रुप है, जिसका जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? सिंधु। ठीक है, तो वहीं से इसका नाम पड़ गया सप्त सिंधव क्षेत्र। मूविंग ऑन इन टाइम, वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर इन द लिटरेचर। अब आप आगे देखेंगे तो समय के साथ साथ जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसमें भी भारत के अलग अलग स्थानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, द महाभारत इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था महाभारत के बारे में। इंटरेस्टिंगली इट लिस्ट मैनी रीजन सच एज कश्मीर। तो उसमें लिखा गया है कश्मीर के बारे में, जो आपको पता है आज भारत का एक, ठीक है, स्थान है कश्मीर। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या है? पार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा में है। वंगा जो क्या है? बंगाल में है। प्राग ज्योतिष जो कि कहाँ है? असम में है। कच्छ जो कि आज क्या है? गुजरात का, आपको पता ही है, एक बहुत ही फेमस जगह। केरल, केरल तो केरल ही है। ठीक है, अब यहाँ पर है, डू यू रिकॉग्नाइज द नेम्स ऑफ एनी रीजन गिवन इन द मैप। तो क्या आप इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इन नेम को जो आपने ऊपर पढ़े? ठीक है, मैप में ढूंढिएगा इन सबको। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। बट वेन डू वी कम अक्रॉस अ नेम फॉर द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बिकॉज एंशियंट इंडियन टेक्स्ट आर डिफिकल्ट टू डेट, दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर। तो अब हमें ये देखना है कि जो पूरा का पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इसे क्या कहा जाता था। ठीक है, द महाभारत यूज द टर्म भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप। महाभारत में 2 नाम मिलते हैं भारत के लिए, एक है भारतवर्ष और दूसरा क्या है? जम्बूद्वीप। एंड स्कॉलर्स जनरली एग्री दैट दिस लॉन्ग पोएम वाज रिटन फ्रॉम अ फ्यू सेंचुरीज बीसीई ऑनवर्ड। और आपको पता है जो महाभारत है उसको लिखा गया कब? कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व। ठीक है, बीसीई मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे यहाँ पर ये 1 सीई है, सीई किधर आता है? राइट की तरफ आएगा आपके, यहाँ से कॉमन एरा, और यहाँ पर आएगा बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। तो सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखा गया क्या? महाभारत। द फर्स्ट टर्म भारतवर्ष क्लियरली एक्सटेंड टू एंटायर सब कॉन्टिनेंट एंड द टेक्स्ट इंक्लूड द नेम्स ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ द भरत। तो भारतवर्ष को क्या कहा गया? जो कंट्री है किसकी? भरत की। और भरत कौन है? भरत इज अ नेम दैट फर्स्ट अपीयर इन द ऋग्वेद। और ये जो भरत नेम है किस में आया है? ऋग्वेद में आया है।
और जिसका मतलब क्या है, वेयर इट रेफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप्स ऑफ पीपल। जो लोगों का क्या है, एक समूह है। ठीक है, जो वैदिक लोग हैं उनका एक समूह है, जिसे क्या कहा जाता है, भरत। तो भरत एक तरीके से क्या हो गया, एक वंश हो गया। ठीक है, तो उसके लोगों के नाम पर नाम क्या पड़ गया, भारत वर्ष। इन लेटर लिटरेचर सेवरल किंग्स नेम भरत आर मेंशन। आगे जो लिटरेचर है, साहित्य है, उसमें ये भी पता चला है कि क्या है, जो भारत नाम है वह एक भरत राजा के नाम पर भी पड़ा है। ठीक है, आगे देखेंगे द सेकेंड टर्म जम्बूद्वीप। अब जो जम्बूद्वीप है वो नाम कैसे पड़ा, वो नाम कैसे पड़ा, द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। क्यों, क्योंकि ये जो उपमहाद्वीप है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यहाँ क्या मिलते थे, जामुन के पेड़ मिलते थे। तो जामुन के पेड़ की वजह से इसका नाम क्या रखा गया, जम्बू द्वीप। दिस इज इंडीड अ कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया ऑल्सो कॉल्ड जम्बुल ट्री। और ये एक क्या है, नेटिव ट्री। नेटिव ट्री क्या है, नेटिव टू इंडिया, कौन सा, जम्बुल ट्री। तो ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, जामुन। साथ में मालाबार प्लम ट्री। ठीक है, तो यहां से आ गया कौन सा नाम, जम्बूद्वीप, जामुन के पेड़ों के कारण। इनफैक्ट वी गेट अ गुड क्लू फ्रॉम एन इंडियन एम्परर, हिज नेम इज अशोक एंड वी विल मीट हिम लेटर। फॉर नाउ we can take his date to be about 250 BCE. As we will see, he left us many inscriptions. तो देखिए, हमें एक अच्छा क्लू कहाँ से मिल जाता है, एक राजा है कौन, अशोक। जो अशोक है, अशोक अपने कई सारे इंस्क्रिप्शन छोड़ गए, कब, लगभग 250 BCE पूर्व। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आता है 1, तो इस साइड आएगा ना BCE, 250 BCE। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने कई सारे इंस्क्रिप्शन छोड़ गए, जिसमें उन्होंने भारत के लिए क्या नाम यूज किया, जम्बू द्वीप। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भारत को क्या कहा जाता था, पूरे भारत को जम्बू द्वीप। और उस समय जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ये सब भी क्या है, भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा होगा, ये महाभारत के समय का है, और उस समय के यहाँ पर नाम भी हैं। ठीक है, गांधार, काम्बोज और ऐसे ऐसे करके। ये सारे नाम आपको याद नहीं रखने, पर आपको देखना है। देखिए, उस टाइम पे आपको ये दिख रहा है, ये सारा का सारा हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप का संपूर्ण एक देश है। ठीक है, आगे चलिए। अ फ्यू सेंचुरीज लेटर भारत बिकम द नेम जनरली यूज्ड फॉर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और बाद में इंडियन सबकॉन्टिनेंट का कॉमनली जो जनरल नेम है वो क्या यूज होने लगा, भारत। फॉर इंस्टेंस इन एन एंशियंट टेक्स्ट कॉल्ड द विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण में हम एक श्लोक भी पढ़ते हैं जिसका अर्थ क्या है, द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन इज कॉल्ड भारत। दिस नेम भारत रिमेन्स इन यूज इवन टुडे। आज भी हम भारत नाम यूज करते हैं। इन नॉर्थ इंडिया इट इज जनरली रिटन एज भारत, वाइल इन साउथ इंडिया इट इज ऑफन भारतम। तो नॉर्थ में हम क्या कहते हैं, भारत, और साउथ में क्या कहते हैं, भारतम। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड अ सिमिलर डेफिनेशन फॉर इंडिया। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नोट करने वाली बात है कि जो भारत के अन्य जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, वहां पर भी भारत की जो डेफिनेशन है वो सिमिलर है। कहने का अर्थ क्या है, कहने का मतलब है कि अगर आप भारत की बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे तो हर जगह आपको लिटरेचर में सेम चीजें ही दिखेंगी। जैसे कि for instance, a poem of ancient Tamil literature from about 2000 years ago praises a king whose name is known from Cape Kumari. ठीक है, एक राजा की बात की गई है, क्या है, केप कुमारी की। ठीक है, तमिल लिटरेचर में 2000 साल पहले। और अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है उसमें, उससे पहले मैं बना देता हूँ एक भारत का मैप। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, माफी चाहूंगा, अच्छा नहीं बना। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, इन द साउथ फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ। नॉर्थ में आपको क्या दिखते हैं, ग्रेट माउंटेन दिखते हैं। फ्रॉम द ओशियन ऑन द ईस्ट, ईस्ट में आपको ओशियन दिखते हैं। एंड ऑन द वेस्ट, और वेस्ट में भी आपको ओशियन दिखता है। यहाँ पर आप देखते हैं बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर आप देखते हैं अरेबियन सी, और यहाँ पर आप देखते हैं हिमालय। तो इसकी बात की गई है। तो इससे आपको पता ही चल जा रहा होगा कि केप कुमारी किसे कहा गया है।
ठीक है, भारत के लिए। इट लुक्स लाइक एंशियंट इंडियंस न्यू देयर ज्योग्राफी वेल। तो इसका मतलब जो भारत के जो प्राचीन लोग हैं उन सबको पता था कि भारत की ज्योग्राफी कैसी है। डोंट मिस आउट। यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा है, तो पहले पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ अ नेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक टेक्स्ट होता है जिसमें क्या लिखा होता है, किसी भी देश के जो बेसिक प्रिंसिपल है और लॉ है, मतलब कोई देश किन नियमों पर चलता है, वहाँ क्या कानून है, कैसे वहाँ के लोगों को रहना है, स्टेट को रहना है, उस चीज़ के बारे में बताया गया होता है, जिससे कि कोई देश बहुत ही आसानी से चल पाए। तो इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। और जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 से फोर्स में आया, ठीक है। और ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश यूजेज द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शुरुआत में ही क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, जो हमारे इस चैप्टर का नाम भी है। सिमिलरली द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी वर्जन है उसमें क्या लिखा है, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। अब आप देखिए, हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया, जो विदेशी हैं उन्होंने भारत को किन किन नामों से पुकारा, ठीक है। तो अब जो हमने शुरुआत में देखा था ना, इंडस रिवर, वहां से आपको समझ आएगा, देखिए कैसे कैसे नाम चेंज हुए। द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया वर द पर्शियन, द एंशियंट इनहेबिटेंट ऑफ ईरान। तो ईरान के जो इनहेबिटेंट हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने इंडिया को क्या दिया, डिफरेंट नाम दिए, वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने ही इंडिया कहा, ठीक है। इन द 6th century BCE, a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River। तो 6th century BCE में एक पर्शियन जो राजा है उसने एक क्या किया, मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया, किसके खिलाफ, भारत के खिलाफ। कहाँ पर, कि वो क्या चाहता था कि इंडस जो रिवर है उसको क्या कर लिया जाए, अपने कंट्रोल में ला दिया जाए। विच एज वी सॉ वॉज अर्लियर कॉल्ड सिंधु, और इंडस रिवर जिसे हमने क्या कहा, सिंधु, ठीक है। सो इट इज नो सरप्राइज दैट इन देयर अर्लीस्ट रिकॉर्ड एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन द पर्शियन रेफर टू इंडिया एज हिंद। तो उन्होंने भारत को क्या कहा, उनके इंस्क्रिप्शन में हम पढ़ते हैं हिंद, हिंदू भी पढ़ते हैं और हिंदू भी पढ़ते हैं। विच आर एडेप्टेशन इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु, उनकी लैंग्वेज में सिंधु को ये तीनों शब्दों से कहा गया। नोट दैट इन एंशियंट पर्शियन हिंदू इज अ प्योरली जोग्राफिकल टर्म, और ये जो हिंदू शब्द है वो एक जोग्राफिकल टर्म है, ये किसी भी धर्म को नहीं बताता, ठीक है। आप इसे हिंदू धर्म से मत जोड़िएगा, ये बताता है सिंधु को ही वो क्या कहते थे, हिंदू। बेस्ड ऑन दीज पर्शियन सोर्सेज द एंशियंट ग्रीक्स नेम द रीजन इंडोई और इंडाइक। तो उन्होंने ही यहाँ के लिए इंडोई इंडाइक शब्द यूज किए। दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर एच, और देखिए एच जो हिंदू में एच है वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया लेटर। क्यों लेटर ड्रॉप कर दिया, क्योंकि जो उनकी भाषा है, जो उनकी ग्रीक भाषा है, उसमें जो एच है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब एच एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उन्होंने एच हटा दिया यहाँ से, और ये क्या हो गया, इंदू। तो देखिए सबसे पहले नाम था सिंधु, वहां से क्या हो गया, हिंदू, और वहां से हो गया इंदोई। आगे देखिए, फिर बाद में आए चाइनीज, तो उन्होंने इंडिया को क्या कहा, यिंतु और यिंदू, यिंतु और यिंदू। तो अब देखिए नाम कैसे चेंज हुआ, पहले था सिंधु, फिर हुआ हिंदू, फिर हुआ इंदू, और फिर हुआ यिंदू, ठीक है। यह है कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर शुरुआत में ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अब यहां पर देखिए, डोंट मिस आउट, जुआनजैंग, जिसे क्या कहा जाता है, हुएनसांग, ठीक है, यह है हुएनसांग का चित्र। तो ये कौन है, ये एक है ट्रैवलर जो कहाँ से है, चाइना से, जो चाइना से कहाँ भारत आया, कब, 7th सेंचुरी में। ही विजिटेड मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, वो भारत के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में घूमा। मेट स्कॉलर्स, ठीक है, यहाँ के जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनसे मिला। कलेक्टेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड रिटर्न टू चाइना आफ्टर 17 ईयर्स, और यहाँ पर उसने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको पढ़ा और उनको कलेक्ट किया, और 17 साल बाद चाइना वापस आ गया। ही ट्रांसलेटेड द मैन्यूस्क्रिप्ट ही टुक बैक विद हिम फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज, और वो जो अपने साथ बौद्ध ग्रंथ लाया था
उसको उसने क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया, किसमें, संस्कृत से चाइनीज में। सेवरल अदर चाइनीज स्कॉलर विजिटेड इंडिया ओवर द सेंचुरी, और कई जो अलग अलग वो हैं चाइनीज स्कॉलर हैं वो भी भारत आए थे, ठीक है। अनदर चाइनीज वर्ड ऑल्सो डेराइव्ड फ्रॉम सिंधु वॉज तियानजू, और सिंधु से एक और शब्द कौन सा लिया गया है चाइनीज में, तियानजू। बट दिस वर्ड could also be understood as heavenly master। इसका अर्थ क्या समझा जा सकता है, heavenly master। और ये अर्थ क्यों है, this reflect the respect the ancient Chinese had for India as the land of Buddha। तो ये heavenly master भारत की रिस्पेक्ट में यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि भारत क्या है, लैंड ऑफ द बुद्धा, क्योंकि महात्मा बुद्ध का यहाँ जन्म हुआ है और चाइनीज महात्मा बुद्ध को क्या है, बहुत मानते हैं, इसलिए। यू आर प्रोबेबली क्वाइट फेमिलियर विद अ मोर रिसेंट टर्म हिंदुस्तान, और अब तो आपने एक बहुत ही फेमस नाम सुना होगा हिंदुस्तान, बट यू मे नॉट नो दैट इट वॉज फर्स्ट यूज इन अ पर्शियन इंस्क्रिप्शन। पर आपको शायद ये पता हो कि ये 1800 साल पहले पर्शियन जो इंस्क्रिप्शन है ना उसमें लिखा जा चुका था ये नाम। लेटर ऑन दिस बिकेम द टर्म यूज बाय मोस्ट इन्वेडर ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और बाद में जो भारत में जो बाहर से आए लोग हैं, बाद में आक्रमणकारी आए, सब इसी शब्द का प्रयोग करते थे, किसका, हिंदुस्तान। तो यहाँ पर देखिए आपको कंप्लीट करना है इसको, पर्शियन क्या कहते थे इंडिया को, ग्रीक क्या कहते थे, चाइनीज क्या कहते थे, अरेबिक क्या कहते थे, ठीक है, ये आपने बताना है। बिफोर वी मूव ऑन, इंडिया इज एन एंशियंट लैंड विच हैज हैड मैनी नेम्स इन द कोर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री। तो आप देखेंगे जो भारत है, जो एक ही बहुत प्राचीन स्थान, वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे नाम प्रयोग किए गए भारत के लिए, ठीक है, जैसे कि जम्बू द्वीप, भारत, है ना। तो आपने पढ़ा ना कि महाभारत में जम्बू द्वीप और भारतवर्ष नाम भी हमने सुने हैं, जम्बू द्वीप जामुन का पेड़, और भारत भरत राजा के नाम पर भी, और भारत एक ग्रुप के नाम पर भी, ठीक है। और अलग अलग लैंग्वेज में भी आपने भारत के बारे में पढ़ा। उसके बाद है फॉरेन विजिटर टू और इन्वेडर्स ऑफ इंडिया मोस्टली अडॉप्टेड नेम्स डेराइव फ्रॉम द सिंधु, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं और आक्रमणकारी हैं उन्होंने सिंधु और इंडस रिवर के बेस पर ही भारत को अलग अलग नाम दिए, जैसे हिंदू, इंदोई एंड इवेंचुअली इंडिया, ठीक है। तो ये था चैप्टर 5 जिसमें हमने पढ़ा इंडिया दैट इज़ भारत, भारत के बारे में हमने जाना। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सभी चैप्टरों के नोट्स मैं अलग से वीडियो में आपको दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।